अब रुख कर लेते छत्तीसगढ़ की खबरों का। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह जांजगीर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। वहीं गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है। जांजगीर के कई स्कूल ग्राउंड को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है और तैयारी को लेकर लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारी राजेश पूणत और जांजगीर चांपा लोकसभा प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल ने जिला बीजेपी कार्यालय में बैठक ली और पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री सम्मान्य अमित भाई शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे और अभी केंद्र में गृह मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने के उपरांत उनका प्रथम प्रवास है। वह सुबह 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट को उतरेंगे। वहां से बस्तर क्लस्टर, जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने 164 क्लस्टर बनाए, उसी बस्तर क्लस्टर के क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों का वह बैठक लेंगे। बैठक के उपरांत दोपहर को 1 बजे जांजगीर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजा। रेत खनन को लेकर कई सवाल एक साथ सामने आए हैं। इस पर मंत्री को रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा करनी पड़ी। साथ ही पीएम आवास के लिए निःशुल्क रेत लेने का ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन मंगलवार को इस मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्यों का गुस्सा एक बार फिर फूटा। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के सदस्य भी रेत माफियाओं के आतंक को लेकर मुखर नजर आए। यूं तो सवाल कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस ने पूछा था, लेकिन अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मुद्दे पर एक के बाद एक कई विधायकों ने सवाल पूछे और नाराजगी जाहिर की। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने तो सीएम की जगह जवाब दे रहे मंत्री ओपी चौधरी को हवाई दौरे की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा कि मंत्री जी यहीं से हेलीकॉप्टर दौरे पर चले, अगर 200 पॉकलेन मशीन काम करते नहीं मिले तो वो अभी इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि रेत घाटों को माफियाओं से मुक्त कराकर पंचायतों को इसका काम दिया जाना चाहिए। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इस बीच मंत्री ओपी चौधरी ने ऐलान किया कि प्रदेश में जिन स्थानों पर रेत घाट है, वहां स्थानीय लोगों को ट्रैक्टर के माध्यम से पीएम आवास के लिए रेत निःशुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के सुझाव पर की गई इस घोषणा की विपक्षी सदस्य भी सराहना करते नजर आए। रेत के अवैध उत्खनन पर मंत्री ओपी चौधरी ने भरोसा दिलाया कि माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए 15 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। देखिए, आवास के लिए देंगे, बड़ी खुशी की बात है कि रेत उन लोग खुद से करवा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रेत उत्खनन के मामला आता है तो सीधे उन लोग 5 साल पीछे चले जाते हैं। उन लोग 15 साल क्या किए बीजेपी सरकार ये नहीं बताते, सिर्फ 5 सालों की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में क्षेत्र में रेत खदान की स्थिति क्या है, इसमें इनको ध्यान देना चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित मैं इसमें करना चाहती हूँ। आज एक और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस भी पंचायत में बालू रेत का जो लीज है पंचायत में, तो वहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही होंगे वो छोटी गाड़ी में बालू ले जाएंगे और उनको बालू में किसी तरह से भी कोई रॉयल्टी या कोई कर का प्रावधान नहीं होगा, उनको छूट दिया गया। रेत के अवैध खनन को लेकर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों का गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में माफिया हावी है। मंत्री ने माफिया पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा तो की है, लेकिन इसका कितना असर धरातल पर नजर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में बीते एक माह से महतारी वंदन योजना की धूम मची हुई है और सड़क से लेकर सदन तक महतारी वंदन योजना की गूंज सुनाई दे रही है। योजना को लेकर महिलाओं का उत्साह भी चरम पर है। इसकी झलक योजना के तहत मिले 70 लाख आवेदन से देखने को मिलती है। आखिर महतारी वंदन योजना ने शुरू होने से पहले ही इतिहास रच दिया है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई। सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। यह आंकड़ा योजना को लेकर महिलाओं के उत्साह को तो बता ही रहा है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक किसी भी योजना के लिए एक साथ इतने आवेदन नहीं आए हैं। और तो और राशन कार्ड बनाने या नवीनीकरण के लिए भी इतने आवेदन एक बार में प्राप्त नहीं हुए हैं। योजना को लेकर उत्साह फॉर्म भरने के अंतिम दिन भी नजर आया। योजना को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कड़े मापदंडों के बावजूद 70 लाख अर्जियां अब तक मिल चुकी हैं। लेकिन विपक्ष की मांग है कि इसकी तारीख कम से कम एक सप्ताह बढ़ाई जाए। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई पात्र महिला छूटेगी तो उसे फॉर्म भरने का अवसर भी मिलेगा और राशि भी दी जाएगी। आज महतारी वंदन योजना का मांग जो भरने की अंतिम तिथि है, शाम को 6 बजे तक भरा जाएगा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 69,000 महिलाएं अभी तक फॉर्म भर चुकी हैं और अभी और महिलाएं जो लंबी लाइन लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस लाइन को लंबा है तो उसका महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक सप्ताह की जो समय है उसमें वृद्धि किया जाए ताकि हमारी माताएं बहनें उसमें फॉर्म भर सकें। देखिए, महतारी वंदन योजना में अभी तक 70 लाख आवेदन आ चुके हैं और आज उसका आखिरी समय है और एक बार इनका सबका जांच होगी और दावा आपत्ति का भी समय रहेगा और उसके बाद लास्ट सूची का प्रकाशन होगा और उनको महतारी वंदन योजना में लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना सतत आगे भी चालू रहेगा। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो उनको फिर से उनका फार्म भराया जाएगा और उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना यूं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भी प्रारंभ की गई है। महिलाओं का उत्साह भी बता रहा है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाएं लेना चाहती हैं। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया के बाद स्क्रूटनी और दावा आपत्ति के बाद कितनी महिलाएं पात्र घोषित की जाती हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार को देश के 23वें IIT भिलाई के नए कैंपस का राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भिलाई में बने इस नए IIT भवन का PM मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर से किया और कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भिलाई में 350 एकड़ में बने IIT परिसर को राष्ट्र के नाम समर्पित कर छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात दी है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कैंपस का PM मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। भिलाई में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रमुख उपस्थित रहे। IIT कैंपस पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जहां आधुनिक क्लासरूम, हॉस्टल, लैब, सभागार और लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस कैंपस को जिसकी नींव उन्होंने 2018 जून में रखी थी, आज उस प्रयास सिद्धि तक पहुंचा है और इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नया कैंपस है, नई सुविधाओं के साथ आया है। जैसा अभी मैं बता भी रहा था कि पुरानी IIT जो एस्टेब्लिश्ड IITs हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। डाटा साइंस और AI को हम हेल्थ में, एग्री में और फिनटेक, तो फिनटेक, हेल्थ टेक एंड एग्रीटेक, इन तीनों में ले आए, जो अपने आप में हमारी IIT के लिए एक नई बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र होने की परिकल्पना पूर्ण करने में भिलाई IIT का भी अहम योगदान होगा। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है।
प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज़्यादा का सौगात दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने IIT भिलाई जो राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब IIT भिलाई राष्ट्र को समर्पित होने के बाद यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परिसर मिला है, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में भी और उत्साह आएगा। इस कैंपस में IIT में न जाने कितने प्रदेशों के लोग आज लड़के आकर पढ़ रहे हैं और आगे चलकर इसमें और इजाफा होगा। माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ हमारे बीच आकर इस लोकार्पण अवसर में वो सहभागी बने, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान IIT को आज भव्य और आधुनिकतम परिसर मिल गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पढ़ाई का माहौल और बेहतर होगा, साथ ही देश दुनिया में यह संस्थान एक अलग पहचान बनाएगा। दुर्ग से INS 24/7 के लिए आनंद ओझा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, फिर भी पहाड़ी कोरवा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं बलरामपुर जिले में पहाड़ी कोरवा बस्ती रजुआऊ ढोड़ी के ग्रामीण ढोड़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर है। जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही से ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। देखिए तस्वीर। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के रजुआ ढोड़ी गांव की। गांव में 2015-16 में पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों के लिए तात्कालीन कलेक्टर की पहल पर सभी पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए पक्के का मकान तैयार किया गया था। साथ ही बिजली, पानी और सड़क का विस्तार कर मूलभूत सुविधाओं को संवारा गया। लेकिन गांव में लगा सोलर पैनल, पंप और बोर पिछले 2 सालों से खराब है। ग्रामीण करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करके ढोड़ी के सहारे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने हमारे गांव में पहल तो अच्छी की थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही से बीते 2 सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। मामले में कलेक्टर रिमिजियूस एक्का का कहना है कि हमने PHE के माध्यम से सर्वे कराकर जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के लिए भेजा है। जिन बसाहटों में पानी की समस्या है वहां अनुमोदन आते ही काम किया जाएगा। मकान तो बना ही दिल, सब चीज सरकार शासन करलक, लेकिन हमारे जगह पानी कर शासन नहीं करलक। सब पानी होला नहीं, लनुआई रही, खनुआई रही, सब चीज करवाई, वो सब नाल बिगड़ गई, सब मशीन बिगड़ गई, तो कैसे हो पानी? वह तो खाली हमें कीड़े कोकोरा पानी की पी के जी होता है। हमारे शहर नगर है ना, इसे नाले बनता है ना पोखरे बनता है, सब जैसे पानी की जिन पियोता है। जहाँ पर पेयजल की सुविधा नहीं है या खराब है, उसके संबंध में हमारे पास जो बजटीय प्रावधान है उसके अतिरिक्त प्रस्ताव भी हम लोगों ने जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित करके हमने भेजा है। तो ये सभी जितने भी बसाहट हैं सभी को सूचीबद्ध कर लिया गया है। जैसे ही अनुमोदन आ जाएगा फिर हम इस पर भी काम कर लेंगे। 2015-16 में रजुआ ढोड़ी गांव के पहाड़ी कोरवाओं के लिए तात्कालीन कलेक्टर के द्वारा विकास की अलग जगाई गई थी। इसके बाद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण गुहार लगाते रहे पर प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। अब देखना है कि पेयजल की जद्दोजहद कर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को कब तक गंदा पानी पीना पड़ेगा। बलरामपुर से INS 24/7 के लिए घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां राजधानी रायपुर के रास्ते सोने की तस्करी के खुलासे आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले टीकरापारा इलाके में करीब 2.5 करोड़ के 4.5 किलो सोने और जेवर बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस सोना तस्करों को पकड़ भी रही है, लेकिन इतना सोना कहां से आ रहा है, कहां खप रहा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है।
टिकरापारा पुलिस ने न्यू बस स्टैंड भाटा गांव से एक संदिग्ध व्यक्ति को काले बैग के साथ पकड़ा था। उसके पास 4.5 किलो सोना मिला था। पूछताछ में उसने अपना नाम भैरूलाल गुर्जर राजसमंद राजस्थान का निवासी होना बताया। वह सोने के संबंध में कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, लेकिन रायपुर के कुछ ज्वेलर्स ने इस पर क्लेम करते हुए इसे वैध बताया है। हालांकि जीएसटी के अधिकारियों ने 6% की दर से फाइन ठोककर लगभग 9 लाख रुपए जमा करवा लिए। इससे पहले महासमुंद इलाके में बीते महीने 2 बार सोने की तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक का सोना जब्त किया। यह सोना कोलकाता बंदरगाह से मुंबई के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में ही पकड़ा गया। इसी तरह बीते महीने ही रायपुर एयरपोर्ट से भी करोड़ों का सोना बरामद हुआ था। इस सोने को शारजाह से लखनऊ के रास्ते रायपुर लाया गया था। माना जा रहा है कि सराफा कारोबार से जुड़े लोग ही बड़ी मात्रा में कर की चोरी कर शासन को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी संलिप्तता उजागर नहीं हो रही है। हालांकि रायपुर के सराफा कारोबारी किसी तरह के अवैध काम से इनकार करते हैं। ये जो अभी महासमुंद के बॉर्डर के आसपास में जो उड़ीसा के बॉर्डर टच होती है, उस एरिया से बंगाल से सोना आता है, ऐसी जानकारी है हमें। लेकिन ये छत्तीसगढ़ प्रॉपर के लिए नहीं आता है ये, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया हो जाता है, रायपुर के एकदम समीप में ये बॉर्डर है। इस कारण ये जो सोना पकड़ाता है वहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं वो दुरुस्त होंगे, इसलिए पकड़ लेते हैं वो। और अगर पकड़े तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये है तो आखिर गलत ही तस्करी करना, लेकिन अगर उसके पास में सही पेपर पाए जाते हैं और अगर वो तस्कर नहीं है तो उसको बाई चांस उसको वापस रिहा कर देना चाहिए। अभी जो पकड़ाया था सोना वो पूरे बुक्स के साथ में सोना था। जीएसटी पहले पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, पुलिस डिपार्टमेंट ने, उसके बाद में उसको तस्कर इनको जीएसटी डिपार्टमेंट को दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया, लेकिन चूंकि उन्होंने 6% ड्यूटी लगवा के इसको वापस रिलीज़ कर दिया है। और अगर ये सही पाया गया उनके पेपर तो वापस उनका 6% वापस रिटर्न हो जाएगा। इस मामले में रायपुर पुलिस का कहना है कि हमने सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था। इस मामले को जीएसटी विभाग को सौंपा गया है। जीएसटी विभाग इसमें आगे की कार्रवाई कर रहा है। कल बस में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है भैरव सिंह गुज्जर। उससे नाम पता पूछने पर उसने बताया कि वो राजस्थान का रहने वाला है और उसके पास से जो है वो सोना जो है रायपुर और दुर्ग के लोगों का लेकर के नागपुर से फिर वो बाई कार्गो मुंबई भेज रहा था, जो तकरीबन 2 बॉक्स में थी। और उसके बाद उसको हम लोगों ने बरामद जब्त करके थाना लाया और उसको जीएसटी के हवाले किया गया, जिसमें तकरीबन 4.5 किलो सोना था, जिसकी कीमत करीबन 2.5 करोड़ रुपए है। कहते हैं ना कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। राजधानी में लगातार सोने की तस्करी के मामले पकड़ में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से दाल में काला तो अवश्य है और इसकी तह तक जाना भी जरूरी है, ताकि अवैध काम करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। रायपुर में नगर निगम की सामान्य सभा से पहले मंगलवार को पार्षद अजीत कुकरेजा को मेयर इन काउंसिल से हटा दिया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद अब अजीत कुकरेजा की MIC की सदस्यता से भी हटा दिया गया है। बता दें कि रायपुर नगर निगम की आज सामान्य सभा हुई है और इस दौरान प्रश्नकाल में अजीत कुकरेजा के विभाग के सवालों का जवाब अब महापौर एजाज ढेबर देंगे। तो रायसेन से खबर आपको बता रहे हैं, जब बाजार में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है और किसान के ट्रैक्टर पर रखे 2 लाख रुपए चोरी हो गए। CCTV में कैद पूरी घटना हो गई है और किसान ने बैंक से निकाले थे पैसे।